नवी मुंबई महाराष्ट्र के मानचित्र में सबसे चमकता हुआ ऐसा शहर जो अपने संसाधन, सुविधा और स्वच्छता के लिए भारत में रहने लायक सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में नंबर 2 पर है। 1965 में मुंबई की बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों का तनाव कम करने नई मुंबई की स्थापना की गई। शहर बसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सिडको कंपनी बनाई। 95 गांवों की 50,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया और इस तरह अस्तित्व में आई नवी मुंबई सिटी। आज यह बहुमंजिली इमारतों का शहर है, लेकिन कल यहां खेत खलिहान हुआ करते थे। किसान यहां धान और गन्ना बोते थे। नमक की खेती हुआ करती थी। 12 बलूतेदार यहाँ के बासिंदा थे, लेकिन सिडको ने शहर विकास के लिए इनकी पुश्तैनी जमीनें 50 पैसे और 1 रुपये प्रति मीटर की दर से छीन ली। किसान तबाह होने लगे। प्रकल्पग्रस्तों की फरियाद कौन सुने? इस दौर में लोक नेता दीवा पाटिल ने किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए उनका हक दिलाने संघर्ष का शंखनाद किया। इस संघर्ष ने किसान प्रकल्पग्रस्तों को जमीन के बदले 12.5% का पुनर्वसन भूखंड दिलाया। प्रकल्पग्रस्तों के यह पुनर्वसन भूखंड टेंडर प्लॉट से सस्ते थे। किसानों ने पुनर्वसन भूखंडों को बिल्डरों को बेचा। इन्हीं सस्ते भूखंडों पर बिल्डरों ने सस्ते मकान बनाए। टेंडर भूखंडों की तुलना में पुनर्वसन भूखंडों के मकान सस्ते होने से सामान्य और आम जनों ने यहां पर बनी इमारतों में आशियाना खरीदा। इन मकानों में ही नई मुंबई की 40% आबादी आज रहती है। यह सब दीवा पाटिल के आंदोलनों का नतीजा रहा। प्रकल्पग्रस्तों को भूखंड परतावा मिला, जमीन के बदले उनका हक मिला। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं मिला। कुर्बानियां देनी पड़ी, लाठियां खानी पड़ी, लहू बहाने पड़े हैं। तब जाकर सरकार झुकी है और प्रकल्पग्रस्तों को उसे न्याय देना पड़ा। यकीन नहीं आता तो 19 जून 1981 का वह काला दिन याद कीजिए। जमीन बचाओ आंदोलन, जासई का लाठीचार्ज और आक्रामक होते किसानों पर पुलिस का अमानुष गोलीबार। पुलिस गोलीबारी और आंसू गैस के गोलों के बावजूद किसानों ने यहां अदम्य साहस और धैर्य के साथ सत्याग्रह जारी रखा। इसमें असंख्य बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं लहूलुहान हुए। इस रक्तरंजित क्रांति में 5 किसानों ने बलिदान दिया। रघुनाथ अर्जुन ठाकुर, कमलाकर कृष्णा टांडेल, केशव महादेव पाटिल, नामदेव शंकर घरत और महादेव हीरा पाटिल की कुर्बानी याद कीजिए। खुद दीवा पाटिल लाठीचार्ज में लहूलुहान हो गए। फिर भी दीवा ने हुंकार भरी, किसानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास साक्षी है कि दीवा के इन संघर्षों के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा और किसानों प्रकल्पग्रस्तों को न्याय देना पड़ा। जमीन अधिग्रहण का कानून बना। किसानों को जमीन के बदले पुनर्वसन भूखंड मिलने लगे। इतिहास साक्षी है कि दीवा पाटिल ने 1952 के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से लेकर 2013 के जेएनपीटी आंदोलन तक किसानों, प्रकल्पग्रस्तों और पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने स्त्री भ्रूण हत्या, विवाह में फिजूल खर्ची और शिक्षा की अलग जगाने समेत सैकड़ों आंदोलन किए। तारीख गवाह है कि अगर लोक नेता दीवा पाटिल संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, अपना लहू नहीं बहाते, अखंड संघर्ष और आंदोलन को जारी नहीं रखते, तो आज प्रकल्पग्रस्तों को उनका हक भला कहां मिलता। उनके संघर्षों का ही परिणाम रहा कि महाराष्ट्र का जमीन अधिग्रहण कानून आज पूरे भारत में पुनर्वसन पैकेज का नया मॉडल बन गया है। आखिरी सांस तक
दीबा पाटिल ने जनता के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। इसलिए दीबा प्रकल्पग्रस्तों के युग पुरुष हैं। दीबा ने अपने संघर्षों से प्रकल्पग्रस्तों के भविष्य की नींव रची, अपना रक्त बहाकर प्रकल्पग्रस्तों की समृद्धि को सींचा, अपने आंदोलनों के जरिए जमीन के बदले पुनर्वसन भूखंड दिलाने की आधारशिला रखी। दीबा के कारण ही 8 लाख आबादी को आशियाना मिला है। यह जमीन और आवास उस मसीहा के बलिदान की देन है जिसका योगदान हमें याद नहीं है। नोइम्बई सानपाड़ा के सोनखार गणेशोत्सव मंडल ने अपने पांडाल में सुखकर्ता विघ्नहर्ता गणेश के साजिंद स्वरूप का दर्शन कराते हुए नोइम्बई के लौकिक विघ्नहर्ता दीबा का जीवन चरित पेश किया है। विकसित नोइम्बई की इन विहंगम तस्वीरों के बीच प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा दीबा की यह संघर्ष कथा है। थोड़ा ठहरिए और गौर से देखिए। ये वही दीबा हैं जिनके त्याग, समर्पण और बलिदान ने नोइम्बई की आधी आबादी को घर दिलाया, सस्ती शिक्षा दिलाई, रोजगार दिलाया, सफलता और समृद्धि दिलाई है। नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था दीबा को नई पीढ़ी के बीच जिंदा रखने के प्रयास में जुटी है। दीबा पाटिल चलवल स्पर्धा दीबा के संघर्ष और उनके योगदानों को याद करने की ऐसी ही एक पहल है। संस्था के प्रवर्तक दशरथ भगत कहते हैं कि रक्त से सने दीबा और 5 शहीद किसानों की तस्वीर याद दिलाती है कि अभी न्याय का संघर्ष अधूरा है। अभी तो नोइम्बई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाना बाकी है। अभी तो पुनर्वसन भूखंडों का मालिकाना हक पाना बाकी है। इसलिए संघर्ष अभी बाकी है। आज प्रकल्पग्रस्तों की नई पीढ़ी और नोइम्बई की 40% आबादी यह भूल रही है कि जिन पुनर्वसन भूखंडों पर बने मकानों में वे रहते हैं, जमीनों के बदले उन्हें जो ऐश्वर्य और उपलब्धि मिली है वह सब दीबा के संघर्षों और किसानों के बलिदान का फल है। इसके लिए दीबा के प्रति कृतज्ञ होना होगा। दशरथ भगत कहते हैं कि दीबा प्रकल्पग्रस्तों की पहचान है, दीबा प्रकल्पग्रस्तों का अस्तित्व है, दीबा प्रकल्पग्रस्तों की ऊर्जा है, समृद्धि और सफलता के आधार स्तंभ हैं। दीबा का नाम मिटा तो प्रकल्पग्रस्तों की पहचान और अस्तित्व दोनों मिट जाएंगे। इसलिए दीबा का नाम कायम रखना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि नोइम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिया जाए। उसके लिए ठंडा पड़ा संघर्ष अब पुनर्जीवित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को दीबा के नाम से ऊर्जा और उजाला मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे, हक और अधिकार के लिए संघर्ष की, समर्पण की और दीबा पाटिल की।